अभिनव, अभिनव बेटा भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। अभिनव के पिता संजय ने दर्द में कराहते हुए अपने 5 साल के बेटे अभिनव से कहा। उनके हाथ में गोली लगी थी। अभिनव और संजय रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़े थे वो लोग जिन्होंने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिद मत कर टाइगर, हाँ, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन तुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है। अब जा जा। संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी गुदा हुआ था। संजय ने अभिनव के माथे को चूमा और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। घबराया हुआ अभिनव अपने पिता को छुपकर देख रहा था। संजय जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो एक आदमी ने संजय पर बंदूक तान दी। संजय पर 3 गोलियां दाग दी गई थी। टूटती सांसों के बीच संजय ने अभिनव को देखा और कहा, इस कमीने का चेहरा याद रखना टाइगर। और संजय जमीन पर ढेर हो गया। पापा! अभिनव चिल्लाया और अचानक उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल। पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसीलिए अभिनव जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। भैया, ये केक कितने का है? शाम को जब अभिनव ने अपना काम खत्म किया तो वो एक बेकरी पर आ गया था। 600। अच्छा, और ये पेस्ट्री? 60। ठीक है, एक पेस्ट्री पैक कर दो, अभिनव ने दुकानदार से कहा। असल में अभिनव और वैभवी ने यह तय किया था कि वो पाई पाई जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे और इसलिए वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। पेस्ट्री लेकर अभिनव खुशी खुशी वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद जब वो वैभवी के कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने पाया वहां काफी रंगीन लाइट्स जल रही थी और वहां से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी। अभिनव हड़बड़ाते हुए ऊपर पहुंचा और घंटी बजा दी। वैभवी ने कमरे का दरवाजा खोला। अभिनव ने जैसे ही वैभवी को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, ये सब क्या है? वैभवी ने महंगा सा वन पीस पहना हुआ था और उसके सिर पर एक छोटा सा ताज था। कमरा चारों तरफ से सजा हुआ था। टेबल पर एक बड़ा सा केक, शराब और खाना रखा हुआ था। वहां बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही? ये डिलीवरी बॉय है। पर हम ऑलरेडी केक लाए तो थे, फिर तूने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? अरे तुम गलत समझ रही हो, ये तो वो डिलीवरी बॉय है जिसको वैभवी डेट कर रही थी। माय गॉड, एक डिलीवरी बॉय को डेट? वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गया? अभिनव को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, इतने में पीछे से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे वैभवी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वहां देवेन सूट बूट में खड़ा था। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। इस बात से अभिनव चिढ़ता था और जब आज के दिन देवेन यहाँ आया तो अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकती पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, देवेन ने कहा और अभिनव को बगल करके वो वैभवी के पास आ गया। उसने वैभवी को गिफ्ट दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। ये देख अभिनव जल भून उठा। इतने में वैभवी ने कहा, दोस्तों
तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड पर डाउट है ना? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। वैभवी ने इतना कहा और देवेन का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वैभवी उसे देखते हुए बोली, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं अभिनव। क्या? और क्या? अबे कब तक बेचारी तेरे जैसे गरीब के साथ आधी पेस्ट्री खाती रहेगी, नहीं डार्लिंग? इतना कहते ही देवेन ने वैभवी के गालों को चूम लिया। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पेस्ट्री की थैली फेंक दी और देवेन की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। साले, तेरी इतनी हिम्मत! देवेन जैसे ही अभिनव को मारने के लिए आगे आया, इतने में अभिनव ने उसके पेट में एक लात मारी और वैभवी की तरफ देखकर बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहां से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल जोरों से दुख रहा था। वो एक बड़े से होटल के सामने फुटपाथ पर ही शराब पीने बैठ गया था। हर घूंट के साथ उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था जिसमें वैभवी देवेन के गालों को चूम रही थी। हर घूंट के साथ उसके दिल का दर्द और बढ़ते जा रहा था। यह तुमने ठीक नहीं किया वैभवी, यह तुमने ठीक नहीं किया। नशे में धुत अभिनव ने शराब की आखिरी बोतल सड़क पर फोड़ते हुए कहा। उसे चक्कर आ रहे थे और वो गश खाकर वही सड़क पर लेट गया। उसका दिल तो बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसके लिए ये रात यही खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या सिंह उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेव पाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। इधर कुछ देर के बाद अभिनव के बगल से सनी सिंह की महंगी सी गाड़ी गुजरी। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चला गया। वो अभिनव को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सनी के आदमी भी उसके पीछे उतरे। उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, ये हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह होने से पहले अगर हमने इसे अनन्या के कमरे में नहीं डाला तो हमें दोबारा इस काम को करने का मौका नहीं मिलेगा। सनी ने कहा और अभिनव को गाड़ी में डालने का इशारा कर दिया। उन्होंने अभिनव को गाड़ी में डाला और वहां से रवाना हो गए। कुछ देर के बाद सनी की गाड़ी एक बड़े से होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। सनी ने अपने आदमियों से कहा, इसकी पैंट उतारो और रूम नंबर 409 में ले चलो। सनी के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुसे और उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या लेटी हुई थी। सुबह जब अभिनव की करवट बदली तो उसका हाथ एक नर्म हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में बिना पैंट के लेटा हुआ था। इधर अनन्या की भी नींद खुल गई। अपने आप को इस हाल में पाया तो गुस्से में अभिनव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार बोली, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए? और ये तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी है? अनन्या ने खींचते हुए कहा। अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने कोशिश की और बोला, वो मैं। इतने में अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला और सनी अपने आदमियों के साथ अंदर आ गया। शेम ऑन यू बहना, मुझे तो पहले से तुम्हारे कैरेक्टर पर डाउट था। मैंने कितनी बार दादाजी को समझाया पर वो हर बार बोले नहीं, मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उन्हें अपनी पोती की रंगरलियों का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए यही बुला लिया। सनी के मुंह से दादाजी का नाम सुन अनन्या घबरा गई। वो हाथ जोड़ बोली, भाई मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं तो इस लड़के तक को पहली बार देख रही हूँ। मैं भी, और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छी तरह से पता था नियम क्या है, फिर भी तुमने उसे तोड़ दिया। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है।
हरदेव उसके पास आए और बोले, तू मेरी पोती के साथ सोया था ना? हमारे परिवार के कानून के हिसाब से आज से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? लेकिन हम दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। हरदेव ने तीखी नजरों से अभिनव के पैरों को देखा। उसने पैंट नहीं पहनी थी। ये देख हरदेव ने अभिनव को घूरा और अपने आदमियों से बोला, मारो साले को। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझता, हरदेव की आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। कुछ देर के बाद हरदेव ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेजना ताकि शाम को ये अकरम की पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाए। याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में तुम्हारे साथ ये जरूर नजर आना चाहिए। इतना कहते ही हरदेव गुस्से में वहां से निकल गया। उसके पीछे सनी भी अनन्या को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। अभिनव दर्द से करहा रहा था। अनन्या उसके पास आई और बोली, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनन्या का ड्राइवर उसी की गाड़ी से अभिनव को पहले हॉस्पिटल ले गया और उसके बाद उसे घर छोड़ दिया। वहां जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उसे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो बस अनन्या की मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर अपने पापा का सिर्फ एक ब्लेजर था। उसे पहन अभिनव अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा। अभिनव का अंदाज सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। अनन्या गाड़ी में बैठी और दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। जब वो लोग अकरम के घर के बाहर पहुंचे तो अंदर जाने से पहले अनन्या ने अभिनव से पूछा, इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, ये काफी गंदी है। अभिनव ने अनन्या को घूरते हुए देखा और बोला, सॉरी, लेकिन ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अनन्या खिंच गई और अंदर बढ़ने लगी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। हाँ बे, तू यहाँ क्या कर रहा है बे साले? देवेन ने पूछा। ही इज माई हस्बैंड, अनन्या ने कहा। अनन्या, तुम पागल हो गई हो क्या? इस फटीचर में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? देवेन के मुंह से अभिनव को ये सुन गुस्सा आ गया। जुबान संभाल कर बात कर देवेन, नहीं तो क्या कर लेगा? है? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहां पहुंच चुका था। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए ना इस आदमी को, ये एक क्रिमिनल है और जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुस आया है। देवेन के कहने पर अकरम ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? ये मेरे हस्बैंड है, अनन्या ने अपनी शर्म छुपाते हुए कहा। अकरम को विश्वास नहीं हुआ। उसने अभिनव से कहा, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। अभिनव ने देवेन को गुस्से में देखा, अपना हाथ नीचे किया और वहां से निकलने लगा। देवेन भी उसे जाता देख मुस्कुराया और बोला, थैंक यू अकरम सर। और अनन्या, तुम भी इससे दूर रहना, साला गरीब। इतने में अकरम ने कहा, एक मिनट रुको। अभिनव रुका और पलटकर अकरम को देखने लगा। अकरम अभिनव के पास आकर उसकी अंगूठी को देखने लगा और बोला, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ अकेले में? मुझसे? हाँ, आओ मेरे साथ, अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर के बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंचे तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, क्या मैं तुम्हारी ये अंगूठी देख सकता हूं? क्यों? चिंता मत करो, मैं इसे मांग नहीं रहा, बस मुझे कुछ देखना है, प्लीज। अभिनव उसकी बात सुन हिचकिचाया।
और आखिर में अंगूठी उतार कर उसे दे दी। अकरम ने उसे उलट पलट कर देखा। उस अंगूठी के अंदरूनी भाग में टी लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही अकरम के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने अभिनव के पैरों में गिरते हुए कहा, टाइगर। अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कहे थे। लेकिन अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अकरम ने कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम हमारे टाइगर हो टाइगर, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस, जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उस रात अभिनव के पिता पर जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। अभिनव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी खड़े हो गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है दिग्पाल चिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी की भागदौड़ तुम्हारे हाथ में होगी। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। ये सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव अपने पिता का बदला ले पाएगा? कैसे एक डिलीवरी बॉय संभालेगा अपने पिता की हजारों करोड़ की कंपनी द माफिया किंग? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी आंखों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी राणा का सिर काटकर अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। जब अकरम ने अभिनव को इस हाल में देखा तो बोला, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? अभिनव ने अपनी दर्द और गुस्से भरी आंखों से अकरम को देखा और बोला, पापा के जाने के बाद मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई। कुछ सालों बाद मैं वहां से बाहर निकला और काम करने लगा ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। लेकिन आप लोग इस दौरान मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? अकरम ने यह सुन अपनी पलक झपकाई और कहा, ऐसा नहीं था कि हमने तुम्हें ढूंढा नहीं, लेकिन संजय के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढ रहे थे, पर इन सब के बीच वक्त के साथ तुम्हारा चेहरा बदलता जा रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, अब तुम आ गए हो तो मोंटी और बाकी लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। अभिनव ने कहा, लेकिन मुझे तो कभी मेरे पापा ने इस माफिया ग्रुप के बारे में नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ था तो वो मुझे पहले ही बता सकते थे ना। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद वो तुम्हें सब चीजों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन मेरा यकीन करो, हम सच में तुम्हें ढूंढ रहे थे। और अब तुमसे मिलने के बाद मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। इतना कहकर अकरम कमरे में रखी एक टेबल की तरफ बढ़ने लगा था। इधर अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला
और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। इसे रख लो। जब तक तुम वापस टाइगर की पोजीशन पे नहीं आ जाते, तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। इसके बाद अभिनव और अकरम उस कमरे से बाहर निकलने लगे। अकरम ने जाते हुए कहा, तुम्हारी असली पहचान के बारे में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहना। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी आंखों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। इतने में देवेन ने हंसते हुए कहा, लगता है इस अभिनव को अपनी ही दवा चखने को मिल गई। इस पर सनी ने कहा, कितने दुख की बात है ना? बेचारा मरने से पहले अपनी बीवी के साथ ऐश भी नहीं कर पाया। ये सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सर इन जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो उन्हें साफ कर देते हैं। ये भी बचने वाला नहीं है। देवेन ने कहा, हाँ बेचारा सच में शादी करके मर गया। सनी ने कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अनन्या को यह सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था? उसने कहा, प्लीज उसके बारे में इस तरह की बातें मत करो। इस पर देवेन ने कहा, तो और क्या करे, जिसके जैसे लक्षण होंगे उसके बारे में वैसे ही तो बातें होगी। देवेन यार, वो सही कह रही है, ठीक है ना अनन्या? हम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे। वैसे भी मेरे दादाजी कहते हैं, मरे हुए लोगों के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। सनी ने इतना कहा और फिर से दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, कमरे का दरवाजा खुल गया। अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने यह देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। देवेन ने कहा, इसे देखकर तो लग रहा है कि अकरम सर ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। कमाल है, दोनों इतनी देर से कमरे में थे। कम से कम इतने टाइम में इसकी नाक तो टूट ही जानी चाहिए थी। सनी ने कहा, आओ। अकरम ने अभिनव से कहा और उस सबके साथ पार्टी हॉल में सबके सामने ले आया। अकरम के चेहरे पर खुशी देख सब ताज्जुब कर रहे थे। ये अभिनव है, मेरे एक पुराने दोस्त, सॉरी, ये मेरे पुराने ड्राइवर का बेटा है। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को यह सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी, इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को ये भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। उधर जब अनन्या ने देखा कि अभिनव ठीक है तो वो अभिनव के पास आई और बोली, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? रत्ती भर भी नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जरा बचकर रहो, अनन्या ने कहा। इतने में सनी और देवेन भी अभिनव के पास आकर खड़े हो गए। अकरम सर ने तुझसे अंदर क्या बात की? देवेन ने पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, उन्होंने कहा कि अगर देवेन जैसा गधा तुमसे ये सवाल करे तो उसका जवाब मत देना। और अभिनव हंसते हुए वहां से आगे निकल गया। हरामखोर, देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी।
इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। वो दोनों अनन्या की गाड़ी में बैठ गए। अभिनव ने ड्राइवर से कहा, मेरा घर यहां से पास है, पहले आप वहां लेना। यह सुनते ही अनन्या झेपते हुए बोली, तुम ये सोच भी मत लेना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने आ रही हूं। अगर तुम्हारी खुद की हालत ऐसी है तो तुम्हारे घर की हालत कैसी होगी? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरे घर में नहीं रहोगी तो किसके घर में रहोगी? अभिनव ने उसे छेड़ते हुए कहा, अपने ये 2 कौड़ी का लॉजिक अपनी जेब में डालो और मुझे ये बताओ कि कल तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आ रही हूं, मैं अपने घर जा रही हूं। और अगर इन फ्यूचर मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ रहना पड़ा तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में, मेरे बाकी नौकरों की तरह, अनन्या ने कहा और सामने देखने लगी। कुछ देर के बाद अनन्या का घर आ गया था। वो नीचे उतरी और जोर से दरवाजा लगाकर घर के अंदर चली गई। अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। अनन्या को छोड़ने के बाद अभिनव अपने घर आ गया था। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा। लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उसे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे के बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसके पीछे से आवाज आई, ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। हरीश उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। हरीश उससे ज्यादा पैसे कमाता था, इसलिए वो अभिनव को हीन भावना से देखता था। अभिनव ने कहा, कुछ काम है, मुझे देर हो रही है। बॉस तुझे बुला रहे हैं और कल बिना बताए कहाँ चला गया था तुम? अपने बाप की बारात में? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। अभिनव ने कैबिन के दरवाजे में से थोड़ा सा झांकते हुए कहा। सामने बैठे उसके मोटे से बॉस ने उसे चिड़ी हुई नजरों से देखा और फिर अंदर आने का इशारा कर कहा, ऐसा क्या गुड है इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, तू कल बिना बताए एब्सेंट कैसे हो गया है? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। ऐसे में उसके बॉस ने फिर से कहा, तुझे पता है कि कल कितनी सारी डिलीवरीज थी? तेरी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा भी है तुझे? पर सर, मुझे महीने में 1 कैजुअल लीव तो मिलती है ना। तो फिर शट अप। काम तुझसे होता नहीं, बस बहस करने आ जाता है। ये कंपनी क्या तेरे बाप की है? ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और चुपचाप निकल यहां से। यू आर फायर्ड। अभिनव को यह सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ऐसे में अभिनव ने बॉस से कहा, ठीक है सर, मैं जा रहा हूं। इस महीने मैंने जो भी काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी तुझे 10,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। शुक्र मना, मैं वो नहीं मांग रहा हूं। अब निकल यहां से। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने पूरे महीने काम किया है, एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। अच्छा रुक,
अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटक आओ बाहर साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पांव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी की पीठ पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस ये देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, सैलरी। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉअर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हुए हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहां से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, एक बात याद रखना, आज के बाद अगर किसी के बाप पर गया तो गर्दन तेरी होगी और पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सैल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हेलो टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूँ बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर में पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थर थर कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। पर क्या वो बलराज का बॉस बन पाता? क्या वो अपने पिता के दोस्त को अपना दोस्त बना पाता? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आपको सच में लगता है कि मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, बलराज जी नहीं, सिर्फ बलराज। तुम टाइगर हो यार, और जंगल के सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो मिलते हैं शाम को। इतना कहकर अकरम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था और आराम कर रहा था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। इतने में घर की घंटी बजी और बाहर से आवाज आई, पिज्जा डिलीवरी। यह आवाज सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठा, उसने दरवाजा खोला और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर उससे पिज्जा ले लिया। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, इसलिए 500 रुपए तुम्हारी टिप, अभिनव ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर डिलीवरी बॉय भी खुश हो गया और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत पिज्जा बॉक्स खोला और गर्मा गर्म पिज्जा का मजा लेने लगा। शाम को अभिनव होटल सफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। उसने अपने घर से एक कैब ली और सीधा होटल सफायर पहुंच गया। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। उसने गहरी सांस ली
और होटल के अंदर जाने लगा। जैसे ही अभिनव अंदर जाने वाला था कि इतने में उसे पीछे से एक आवाज आई। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भागते हुए अभिनव के पास आया और उसे रोकते हुए बोला, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है बे? अंदर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है? उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसते हुए बोला, तुझे अंदर जाना है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे अंदर घुसने दूंगा? क्यों नहीं घुसने देगा? अभिनव ने पूछा और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों में देखने लगा। वो समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देख रहा है। आखिर में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, देख, मैं तेरे जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, फालतू तमाशा मत कर और निकल जा यहाँ से, चल। कैसे जानता है तू मुझे? मैं तेरा रिश्तेदार हूँ और जब मैं आया ही अंदर जाने के लिए हूँ तो निकलू क्यों बता? क्योंकि ये होटल तेरे बाप का नहीं है। अब इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, चला जा यहां से। यह सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया था, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुंचे? मैं होटल के बाहर हूँ। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे भाई, मैं होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की क्या जरूरत है? तुम अंदर आ जाओ और आराम से बैठो, मैं भी बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। ये सुनते ही अभिनव ने कहा, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहा है कि मेरे जैसे लोगों को वो अंदर नहीं जाने देता। कौन है ये गधा? एक काम करो, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। और उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। बगल में खड़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, क्यों हीरो बन रहा है बे? मैंने कहा ना, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तू प्रधानमंत्री को भी फोन करेगा तो भी मैं तुझे। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अभिनव को बाहर धक्का देने का इशारा कर दिया। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता, उसे पीछे से आवाज आई, अरे वो देखो, तुम्हारा फटीचर एक्स। शट अप। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं अपने से छोटे लोगों से बात तक नहीं करती, उससे बॉयफ्रेंड क्या बनाऊंगी? अभिनव ने देखा कि देवेन और वैभवी उसी की तरफ चले आ रहे थे। जब अभिनव ने उसकी बातें सुनी तो उसने कहा, तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जबान से होती है। अपनी जबान संभाल कर रखना, वरना तुम्हारी ये जबान जान ले लेगी। ये सुनते ही वैभवी ने उसे चिढ़ाने के लिए ताली बजाई और बोली, क्या बात कही है, पर तुमसे अपने पैर क्यों नहीं संभाले गए? पिए हुए हो, यहाँ कैसे चले आए? मुझे अकरम सर ने बुलाया है। ये सुनते ही देवेन ने कहा, अच्छा, अरे हाँ, याद आया। अकरम सर कह रहे थे ना कि तुम उनके किसी ड्राइवर के बेटे हो, तो अब तुम क्या अपने बाप की जगह उनसे ड्राइवर की नौकरी मांगने आए हो? आए हो मतलब तुम्हें बुलाया नहीं गया? जी नहीं, मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है, अभिनव ने कहा। यह सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हंसी आ गई और वो बोला, मुझे पता ही था कि ये कोई पागल है। उसकी बात सुनकर देवेन और वैभवी भी हंसने लगे। अभिनव को गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहां एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। ग्रे कलर का सूट पहना, वो दिखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था, उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन उसे तस्वीरों में देखने में और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहाँ? अकरम ने दरवाजे के पास आकर कहा। बलराज गाड़ी के पास खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमर को परेशान किया हुआ है। मैं स्टोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये तमाशा कर रहा है।
क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? और तू होता कौन है इसे अंदर जाने से रोकने वाला? ये होटल तेरे बाप ने खोला है, ये मेरा मेहमान है, और तू कल से होटल के आसपास भी दिखा तो टांगे तुड़वा दूंगा। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने यह सुना तो वो घबरा गया, और उसके साथ देवेन और वैभवी भी घबराहट के मारे अंदर भाग गए। उन्हें इस तरह जाते देख अभिनव अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। सॉरी टाइगर, तुम्हें इस गधे की वजह से। कोई बात नहीं, असल में छोटा आदमी ही छोटे आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभिनव की बात सुन अकरम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और बोला, वेलकम बॉस, कैन आई गेट यू समथिंग? हाँ, हमारे पास कौन कौन सी लिकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट जरा भिजवा दो। सर इफ यू डोंट माइंड, मुझे सारी अवेलेबल लिकर्स के नाम याद है। हमारे पास टकीला है जो 5 लाख की है, वोडका 8 लाख, विस्की 10 लाख और जिन 11 लाख। उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी लिकर्स की कीमतें सुनकर अभिनव के होश उड़ गए। इतने में अकरम ने कहा, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, इसलिए जो सबसे महंगी है वो ले आओ, और साथ में बाकी चीजें भी लेते आना। अंडरस्टूड सर, उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर वहां से निकल गया। इतने में बलराज ने अपनी भारी सी आवाज में अकरम के पास आकर पूछा, तुम्हारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हें तुम्हारे ही शराब के रेट्स क्यों बता रहा था, जबकि तुम कोई भी चूज कर सकते थे? वो इसलिए कि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूँ। आज का दिन मेरी, इनफैक्ट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए सबसे महंगी शराब मंगवाई है। अच्छा, बलराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। इतने में अकरम ने कमरे का दरवाजा खोला और खोलते हुए अभिनव की तरफ पलटते हुए कहा, यहाँ तुम्हें तुम्हारी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है, यह रूम सबसे प्राइवेट और सबसे सेफ है। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम के साथ अंदर चला गया। वो एक आलीशान कमरा था जिसमें एक राउंड टेबल लगी थी और उसके आसपास कुर्सियां लगी हुई थी। कमरे की छत पर झूमर टंगा हुआ था। वो तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। इतने में अकरम ने बलराज से कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन वो अभी अंडर कवर है, इसलिए मैं तुम्हें उससे बाहर नहीं मिलवा सकता था। अकरम के इतना कहते ही 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आए और उन्होंने वाइन और बाकी चीजें टेबल पर रख दी। एनीथिंग एल्स सर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। अकरम ने ना में सिर हिलाया और उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया। दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से निकल चुके थे। इधर बलराज ने बोतल उठाई और अपना ग्लास भरना शुरू कर दिया। बलराज ने बोतल वापस रखी, एक नजर अभिनव को देखा और बोला, तो टाइगर यही है? बलराज ने कहा और ग्लास अपने होठों से लगा लिया। वो ग्लास में से पैनी नजरों से अभिनव का चेहरा देख रहा था। हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। माफ करना दोस्त, पर सारी बातें तुम कर रहे हो। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए एक पल के लिए बलराज को देखा और बोला, मुझे तुम्हारी बोल्डनेस अच्छी लगी। तुम बॉस होगे, लेकिन भूलो मत कि तुम किसके सामने बैठे हो। मैं टाइगर हूं और मैं गूंगा नहीं हूं। मैं यहां अपनी गद्दी लेने आया हूं। यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान आ गई और वो अभिनव को जवाब देने से पहले उसे पैनी नजरों से देखने लगा। फिर उसने अपना ग्लास टेबल पर रखा और बोला, अच्छा तुम टाइगर हो, तो ये बताओ टाइगर, इतने सालों से कहां गायब थे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम अचानक एक दिन कहीं से हमारे सिर पर आकर खड़े हो जाओ
और बोलो कि मैं टाइगर हूं। मजाक तो नहीं चल रहा यहाँ। जिस गद्दी की तुम बात कर रहे हो उसे लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। जानता हूं, छीनना तो मेरे खून में भी नहीं है। और इतने साल में कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, शायद उस बारे में बात करने जितना हमारे पास टाइम नहीं है। रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं, तो अपना तरीका बताओ, मैं अभी साबित कर देता हूं। शाबाश! अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था, अभिनव उससे भी खूंखार था। लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना जाता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं पचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सिर पर बैठकर राज करे। ऐसे में उसने अभिनव से कहा, सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे। मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। ये सुनते ही अकरम के कान खड़े हो गए। वो जानता था बलराज क्या करने वाला है। उसने बीच में आते हुए कहा, क्या कर रहे हो बलराज? लेकिन बलराज ने अकरम को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से जितना दूर हो सके उतना दूर सेटल हो जाना। अरे नहीं बलराज, ये सही नहीं है, अकरम ने घबराहट में कहा। बलराज जवाब के इंतजार में अभिनव को देख रहा था। अकरम ने अभिनव को देख ना में सिर हिला दिया। अभिनव ने अकरम से नजर हटाई, बलराज को देखा, अपना ग्लास उठाया, एक सांस में सारी शराब गटकी और जोर से ग्लास टेबल पर पटक कर बोला, कब करनी है लड़ाई? यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव बलराज को हरा पाएगा या उसे अपने पिता का दिया हुआ सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या? नहीं टाइगर, होल्ड होल्ड, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अकरम ने अभिनव से कहा। वो अभिनव को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अकरम, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बलराज जो आज मेरे मुंह पर बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी एरा गेरा मेरे पीठ पीछे बोले, अभिनव ने कहा और बलराज की आंखों में देखने लगा। जब अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। ये वही अरीना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी अरीना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। बलराज ने अपना कोट उतारा और एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और कलाई से घड़ी उतार दी। इस दरमियान वो अभिनव को देख रहा था। उसने ये सारा सामान अपने नौकर को बुलाकर दे दिया और उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। अभिनव ने भी इस बीच अपनी स्लीव्स चढ़ा ली थी। उसके जाने के बाद बलराज ने अभिनव से कहा, एक बार फिर से सोच लो, मैं इस रिंग में आज तक हारा नहीं हूं। इस रिंग में आज से पहले तुमने संजय के बेटे यानी टाइगर का सामना भी तो नहीं किया होगा। अभिनव ने उसी भाषा में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बलराज ने घमंड भरी मुस्कान के साथ अकरम को देखा और बोला, तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे, मैं या ये? बेवकूफी भरा सवाल है बलराज। टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? अकरम ने जवाब दिया। बुरी तरह पछताओगे, मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, बलराज ने हंसते हुए कहा और रिंग में दाखिल हो गया। अभिनव ने भी रस्सियों के बीच अपने लिए जगह बनाई और रिंग के अंदर आ गया। उसने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। बलराज किसी हाथी जैसा लग रहा था।
उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। उसके चेहरे पर हंसी थी। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से ही उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। अनाथ आश्रम में जब कोई बड़ा लड़का किसी छोटे लड़के को सताता तो वो अभिनव के पीछे आकर छुप जाता था। अभिनव से आंख मिलते ही वो बड़ा लड़का डरकर भाग जाता था। आज अभिनव बलराज को भी वैसे ही भगाने वाला था। बलराज फिर से भागते हुए अभिनव की तरफ आया। उसने फिर से हवा में मुक्का ताना। अभिनव ने फिर से अपना सिर झुकाया और बलराज की पीठ पर घुमाकर एक लात मार दी। बलराज धक्का खाकर रिंग पर गिर गया। इधर अभिनव दूसरे कोने में खड़ा हो गया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुककर उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया। ये देख अकरम को मजा आ गया। उसने बलराज से कहा, सरेंडर कर दो बलराज, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हारे थे। बलराज ने गुस्से में फर्श पर अपना हाथ मारा और झटके से खड़ा हो गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया और आखिर में जैसे ही बलराज का मुक्का अभिनव के चेहरे पर पड़ने वाला था, अभिनव ने उसे रोका और बलराज के पेट में एक मुक्का मार दिया। बलराज दर्द के मारी नीचे झुका। इतने में अभिनव ने बलराज के पीछे आकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में कसे और उसे हवा में उठा दिया। ये देख अकरम का मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर में अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए हवा में थामा और फिर उल्टा पटक दिया। बलराज के मुंह से चीख निकल गई। वो चीख सुनते ही अकरम को मजा आ गया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा और चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, ये कहां से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है, उसकी गद्दी के साथ, अभिनव ने कहा। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया और बलराज को चिढ़ाते हुए बोला, टाइगर 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 टाइगर। बलराज की कमर में मोच आई थी, पर उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, चलो शराब पीते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस बात पर अकरम ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे पूछो कि टाइगर, क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे मेरे टाइगर? बलराज ने कहा और अभिनव के सामने नीचे झुक गया। अभिनव ने मुस्कुराते हुए बलराज को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्यों नहीं। ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे दादाजी वाले घर आओ। अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अनन्या को पता नहीं था कि वो टाइगर से बात कर रही है। अभिनव ने चौंकते हुए कहा, क्या अभी? हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो किया है उससे अब भुगतो। अनन्या ने इतना कहते ही फोन काट दिया। अभिनव ने फोन जेब में डाला। इतने में अकरम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ अकरम, सॉरी बलराज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। ससुराल? तुमने शादी कब की? बलराज ने चौंकते हुए कहा। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, अभिनव ने जवाब दिया। बलराज ने आगे कहा, वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो, अकरम ने कहा। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं। अकरम, तुम्हें याद है ना, मुझे कल से एक नई नौकरी। हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठने वाला था कि इतने में अकरम भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा।
अभिनव ने देखा उसके हाथ में कुछ था। इतने में अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। इसमें क्या है? वही शराब जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को पिलाना। उनकी पूछतों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। अकरम ने कहा और इस बात पर दोनों हंस पड़े। आखिर में अभिनव ने कहा, इन सब के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच। और तुम्हें भी वापिस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने के लिए, अकरम ने कहा। अभिनव मुस्कुराया और वहां से निकल गया। उसे पूरे रास्ते ये घबराहट हो रही थी कि आखिर अनन्या के माँ बाप उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। वो उनसे पहली बार मिलने जा रहा था। ये सोचकर ही उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा था। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि अनन्या के माता पिता यानी शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। वो दोनों भी अभिनव को अंदर आते हुए देख रहे थे। अभिनव जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था वो उतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। ये मैं आपके लिए लाया था, अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा और बोतल उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन राजीव की नजर जैसे ही बोतल पर पड़ी तो उसने तुरंत अभिनव के हाथ से बोतल ले ली। क्या बात है, ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है, देखो, राजीव ने कहा और बोतल शर्मिला की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने उसे झटके से दूर किया और बोली, क्या तुम भी? मुझे तो लगता है कि ये कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? अभिनव के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। इतने में शर्मिला अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, और तुम ये क्या लेकर आए हो? हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो, और वो भी चोरी की शराब? हाँ, ये सुन अभिनव को बुरा लगा। उसने कहा, सॉरी, लेकिन मैंने ना तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती की है और ना ही चोरी। अच्छा, तो मेरी बेटी के साथ तुम्हारा भूत सोया था। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरी बेटी की जायदाद हड़प सको, वरना कहा तुम और कहा मेरी बेटी। हाँ। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंचा। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। शर्मिला ने गुस्से में उबलते हुए कहा, गूंगे हो, मुंह में जुबान नहीं है साले। और वो अभिनव की कॉलर पकड़ने के लिए जाने ही वाली थी कि इतने में राजीव बीच में आ गया और बोला, शर्मिला रुक जाओ प्लीज। अभिनव बैठो, राजीव ने अभिनव से कहा। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अनन्या को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। पर जो भी हो, अब तुम्हारा और अनन्या का जो रिश्ता है उसे बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। राजीव ने आगे पूछा, तो तुम काम क्या करते हो? मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है, अभिनव ने कहा। उसके ये शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी, वरना तुम मेरी बेटी से लीगली शादी नहीं कर पाओगे। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तुम जा सकते हो, राजीव ने शांति से कहा। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखो कैसा ढीठ है, ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका? जेब में 10 रुपया नहीं है पर चल ऐसे रहा है जैसी किसी जंगल का टाइगर हो। राजीव, तुम्हें लगता है कि कोई इस जैसे लीचड़ को काम पर रखेगा? ये सुनते ही अभिनव पलटा और बोला, रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है।
सुना तुमने? शर्मिला ने राजीव की ओर देखकर पूछा। राजीव भी अभिनव की बात सुनकर हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला, अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो क्या आप मुझे यह साबित करने का मौका देंगे कि मैं अनन्या से शादी करने लायक हूँ? ये सुन राजीव बोला, क्या कॉन्फिडेंस है? भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं कि कल को तुम पार्किंग लॉट में बैठकर लोगों की गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है एक नौकरी जैसी नौकरी। अगर कल तक तुम्हें वो नौकरी मिल जाती है तो तुमने जो कहा है मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। उसने दरवाजे पर नॉक किया। कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही अभिनव अंदर जाने वाला था इतने में अनन्या ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पर अभिनव ने अपना पैर डालकर दरवाजे को बंद होने से रोक दिया था। अनन्या ने गुस्से में फिर से दरवाजा खोला और बोली, क्या है? रात हो गई है, मैं अपने घर नहीं जा सकता। मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या? तुमने मुझे यहाँ मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो अब तुम जगह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी? तो और मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता। अब अपना पैर हटाओ वरना मैं इसे तोड़ दूंगी, अनन्या ने कहा। अभिनव ने पैर नहीं हटाया। अनन्या को गुस्सा आ गया था। उसने दरवाजा खोला और उसे इतना जोर से बंद करने के लिए धक्का दिया कि अभिनव के पैर के 2 टुकड़े हो जाए। अभिनव तो पहले नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, घर के स्टोर रूम में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कहाँ सोने वाला था अभिनव? और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी? और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चलो मानता हूं उस रात में शराब के नशे में था, लेकिन इसे अपने कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोने की क्या जरूरत थी? अभिनव ने अपने आप से कहा। वो अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और AK प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। जैसे ही वो कैब से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, आहा, देखो जरा कौन आया है, सिक्योरिटी। वो अभिनव को अंदर नहीं आने देना चाहता था। सनी की एक आवाज पर सिक्योरिटी वाले वहां आकर खड़े हो गए। सनी ने कहा, इस फटीचर को अंदर मत घुसने देना, यह अकरम सर को परेशान करने के लिए यहाँ आया है। सुनते ही सिक्योरिटी वाले अभिनव का रास्ता रोककर खड़े हो गए। सनी अभिनव और सिक्योरिटी के बीच में आकर खड़ा हुआ और बोला, अभिनव, तुम्हें एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो दोनों दोस्त थे। जब तुम्हारे पिताजी का अकरम सर के साथ घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो तुम्हें उनके आगे पीछे घूमने से क्या मिल जाएगा? सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वह सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उसे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, इतने में एक सुंदर सी लड़की काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही सिक्योरिटी वालों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, ये मेरे साथ है। इतना कहकर उसने अभिनव की तरफ देखा। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और अब यहाँ भी
अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अकरम की सेक्रेटरी जेनी ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया था। अभिनव को सनी के चेहरे पर छाया मातम देखकर काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराया और जेनी के साथ निकल गया। आपको अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अभिनव भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, जेनी ने कहा। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया और अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने पेपर लिया और उससे पढ़ने लगा। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, यह अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। अभिनव उस लिस्ट को तो देख ही रहा था, लेकिन साथ ही उसकी नजर जेनी पर भी थी, जो कब से उसे घूरते हुए देखे जा रही थी। पर अभिनव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने लिस्ट पर अपना ध्यान लगाया और देखा कि उसमें कुछ नौकरियों के ऊपर स्टार बना हुआ था। उसने जेनी को देखा और बोला, ये यहाँ स्टार क्यों बना? ये स्टार इसलिए बना है क्योंकि इन पोजीशंस पर हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा है और हम इन पर नई भर्ती नहीं ले रहे हैं। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैं मैनेजर बनना पसंद करूंगा। अभिनव ने भी उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा। ऐसे में जेनी बोली, लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है। आप पता है मुझे। तो जिस पोजीशन पर पहले से कोई बैठा हुआ है, उस पर तुम कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर करवाना चाहते हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं बस इतना जानता हूं कि लिस्ट मुझे तुम्हें नहीं दी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम? जेनी। जेनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के सवालों से उसे चिढ़ हो रही थी। अभिनव को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। उसने आखिर में कहा, देखो जेनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट लाकर दी, मैंने उसमें से अपनी पसंद की पोस्ट चुन ली। अब आगे क्या करना है वो तुम देखो। अभिनव ने कहा। वो जो मांग रहा था, सोच समझकर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी और वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था, लेकिन मॉन्टी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांग ली थी, ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। ठीक है मिस्टर अभिनव, तो अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है और तुम्हारा ऑफिस कल से शुरू हो जाएगा, जेनी ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अब चौकी अनन्या के माता पिता आए हुए थे, तो उनको और हरदेव पाल को दिखाने के लिए अभिनव जानता था कि उसे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना पड़ेगा और नौकरों के कमरे में ही सोना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो ये साबित कर देने वाला था कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट दामाद है। अभिनव अपने चेक से पैसे निकालने के लिए बैंक चला आया। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। जैसे उसने अभिनव को बैंक के अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे वाह, देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वो अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वो दिखने में भी स्मार्ट था। वो अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम से आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। हेलो, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं, अभिनव ने कहा और प्रणव को चेक दिखाने लगा। प्रणव ने बिना चेक देखे कहा, चेक से? तुम्हें पता है ना, चेक से सिर्फ बड़ी रकम ही निकाली जा सकती है। मेरा अमाउंट बड़ा है, यहाँ काउंटर पर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रणव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपना चेक दिखाओ। अभिनव ने गुस्से में प्रणव को अपना चेक दिखा दिया। प्रणव ने बिना देखे
अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अभिनव प्रणव पर चिल्ला उठा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिक्योरिटी को बुलाओ और इस आदमी को अभी के अभी बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लाकर बैंक वालों को बेवकूफ बनाता है। अभी पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूँ, प्रणव ने कहा। इधर अभिनव ने अपने फाड़े गए चेक के टुकड़ों को मुट्ठी में भरा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। इतने में सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने अभिनव को चारों तरफ से घेर लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अभिनव ने कहा और गार्ड्स के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा था। जब वो लोग अभिनव को लेकर बाहर जा ही रहे थे कि तभी इतने में उन्हें किसी परफ्यूम की खुशबू आई। पूरा कमरा उस परफ्यूम की खुशबू से भर गया था। इससे पहले कि अभिनव देख पाता ये खुशबू कहां से आ रही थी, उसे एक आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई थी। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। प्रणव ने बलराज की तरफ देखा और बोला, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह यहाँ आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फर्जीवाड़ा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यह सुन बलराज ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, छोड़ दो उसे, बलराज ने कहा और मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने पलटकर अभिनव को भी अपने साथ आने का इशारा किया। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा है। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलटकर कहा, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ आने को। नहीं सर। बलराज ने उससे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ ना कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। बलराज भी ये बात समझता था, इसलिए उसने प्रणव को देखते हुए कहा, अगर इसने कुछ गलत किया है तो इस बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है कि मैनेजर बुरा मान जाए। जी सर, प्रणव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। बलराज ने अभिनव को घूरा और उससे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के बड़े से कैबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है तो मैनेजर खुद अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता। बलराज ने उसे खींचते हुए देखा और बोला, वैसे तो मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन बाहर जो मैंने तमाशा देखा तो मुझे लगा कि पहले उसके बारे में तुमसे बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ये साहब कौन है? मैनेजर ने अभिनव की तरफ देखा। उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर चली गई। जैसे उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से निकला, बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? अभिनव ने बलराज से पूछा। ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम के तुम कैप्टन हो, टाइगर। बलराज ने अभिनव को मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। अभिनव को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। प्रणव जिस मैनेजर के लिए काम करता था वो मैनेजर अभिनव के लिए काम करता था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, मैनेजर उसके पैरों में आकर गिरा और बोला, टाइगर, आपको यहाँ कितनी देर हुई और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप मेरे पैरों में से उठ जाइए। आपको और इनको छोड़कर किसी को नहीं पता कि मैं टाइगर हूँ, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही मैनेजर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आप आ गए हैं तो हमें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लेंगे। वो सब तो ये कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने नौकरों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबक सिखाने पर आ गया तो आपको पता ही है क्या होगा। बलराज ने कहा और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। उधर जब अभिनव और बलराज मैनेजर के कैबिन में खड़े थे तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी स्विमिंग पूल में काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा,
गले में सोने की मोटी चैन और बगल में विस्की का ग्लास था। उसकी बाहों में बिकनी पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। वो आदमी लड़की के गालों को सहला रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसका सेक्रेटरी भागते हुए उसके पास आ रहा था। सेक्रेटरी उस आदमी के पास आया और बोला, सर, अभी अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। ये सुनते उस आदमी का हाथ रुक गया। उसने लड़की के गाल पर से हाथ हटाया और हाँ में सिर हिलाते हुए सिगार पीने लगा। आप कहते हैं तो? सेक्रेटरी आगे कुछ कहता, उससे पहले उस आदमी ने कहा, अभी नहीं, अभी अभी तो आया है, थोड़ा उछल कूद करने दो, पर हाँ, इस बार उसे पिंजरे में डालने की गलती नहीं करनी है। सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। Who is टाइगर? बगल में खड़ी उस लड़की ने पूछा। उस आदमी ने जवाब में सिगार से एक लंबा कश लिया और धीरे धीरे उसका धुआं आसमान में छोड़ने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाला था मैनेजर प्रणव के साथ? और कौन था यह आदमी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।